हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ 100 वेल्डिंग डिफेक्ट्स के ऊपर। आपको यदि वेल्डिंग के बारे में मालूम नहीं है तो आप मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको वेल्डिंग का पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा, बेसिक टू एडवांस, और ये आपके लाइफ में कैरियर में ग्रोथ करेगा। आपको जो आप वेल्डिंग कंपनियों में आप जो वेल्डिंग का जो जॉब प्रोफाइल करते हो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि वेल्डिंग के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, किस प्रकार से डिफेक्ट आए जाते हैं, और डिफेक्ट का प्रिवेंशन कैसा है, इसका कॉजेस कैसा है, रेमेडीज कैसा है। ये सब चीजें आपको मालूम पड़ेगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं वेल्डिंग के ऊपर लोगों को 10 से 12 डिफेक्ट ही मालूम रहता है। मैंने 100 टाइप के वेल्डिंग डिफेक्ट्स आपको बताए हैं। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं, जैसे पोरोसिटी, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, क्रेक, अंडरकट, ओवरलैप, स्लैग इंक्लूजन, इस टाइप के और भी डिफेक्ट्स आपको बताए हैं मैंने। अब और मैं ऑलरेडी एक पोरोसिटी के ऊपर टॉपिक बना चुका हूं कि पोरोसिटी क्यों आती है, किस टाइप की पोरोसिटी दिखती है, इनसाइड पोरोसिटी क्या दिखती है, इंटरनल पोरोसिटी क्या दिखती है, यूनिफॉर्म, स्कैटर, क्लस्टर, अलग अलग टाइप की पोरोसिटी का। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होने वाला है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स के ऊपर ही चालू हो रहा है। लेकिन जैसे कि डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होता है, किस प्रकार से दिखते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ये आज आपको बताया जाएगा मेरे द्वारा। दोस्तों, कौन कौन से डिफेक्ट्स हम बताएंगे, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग, पोरोसिटी, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, क्रैक, अंडरकट, ओवरलैप, स्लैग इंक्लूजन, इनकम्प्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन, वेल्ड प्रोफाइल इशू, डिस्टोर्शन। दोस्तों, वेल्डिंग के पहले वेल्डिंग के पहले आपको बताता हूँ वेल्डेबिलिटी क्या होता है। दोस्तों, वेल्डेबिलिटी, जब भी आप जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हो तो उसमें वेल्डिंग का ज्वाइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट होगा है, लेकिन वेल्डिंग में ज्वाइंट के पहले ज्वाइंट वेल्डेबिलिटी, ज्वाइंट होगा है, जैसे कि ये भी एक ज्वाइंट होगा है, ये भी एक ज्वाइंट होगा है। लेकिन स्ट्रॉन्गनेस किसमें है, जब पार्ट वेल्डिंग की सर्विस में आता है, वेल्डिंग की सर्विस में आता है, तो उसमें यह देखा जाता है कि वो किस तरीके से वेल्डिंग में ज्वाइंट को परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, ये आपको देखना है। दोस्तों, जैसे कि ये वेल्डिंग का ज्वाइंट हो गया है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट नहीं हुआ है। यदि इसके ऊपर कोई लोड किया या कोई प्रेशर अप्लाई किया तो ये वेल्डिंग, इट विल बी द क्रैक। तो वेल्डिंग का पेनिट्रेशन, अंदर तक वेल्डिंग ज्वाइंट होना चाहिए, उसको वेल्डेबिलिटी कहा जाता है। लेकिन वेल्डेबिलिटी परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, जैसे कि हीट इनपुट, थर्मल इंस्पेक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, क्लीन सरफेस, कार्बन कार्बन कंटेंट, ये सब चीजें वेल्डिंग में बहुत महत्व रखता है। आप यदि रोड पे जाओगे और बोलोगे भाई घर में कोई पलंग पलंग है उसको जोड़ना है, या कोई भी साइकिल है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको जोड़ना है औजार, तो आप जोड़ने के पहले वो वेल्डिंग वाला, मैं आपको एक एग्जाम बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये वेल्डिंग में एक वो बनाता हूँ। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसके ऊपर ये वेल्डिंग कर रहे हैं हम। ये हो गया। अभी इसमें ये वेल्डिंग हो गई है, लेकिन जो वेल्डर ने वेल्डिंग की है वो सिर्फ यहीं तक ही करी है। उसको मालूम ही नहीं है कि ये जो एरिया, जो ब्लैंक एरिया, वहां वेल्डिंग नहीं हुई। ऊपर से दिख रहा है कि पार्ट ओके, आपको ऊपर से दिख रहा है। दोस्तों, ऊपर से दिख रहा है कि पार्ट में वेल्डिंग हो गई है, ऊपर ऊपर वेल्ड बीट ओके हो गए, लेकिन रियल में देखा जाए तो वेल्डिंग नहीं हुई है। रियल में देखा जाए तो वेल्डिंग नहीं हुई है, आपको ये समझना है। इसीलिए अपना टॉपिक वेल्डिंग के ऊपर है, और दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए, ये आपके लाइफ में, करियर में ग्रोथ करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने वाला है। तो आप ये जो टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप इसको ध्यान दीजिए।
अभी ये हो गए, लेकिन जो इतना एरिया वेल्डिंग नहीं हुआ है ना, उसमें वेल्डेबिलिटी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इशू आया है, हीट इनपुट नहीं हुआ है, या जो पार्ट है, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, मटेरियल है, तो ये दोस्तों उसमें मिसमैच हुआ है, मिस अलाइनमेंट हुआ है, या कोई भी इशू आया है, इसके कारण नहीं हुआ है, या टॉर्च एंगल सही नहीं आया, या गैस फ्लो सही नहीं हुआ है, या जो टॉर्च का जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हुआ है, इसके कारण इसमें वेल्डेबिलिटी नहीं हुई है। अब वेल्डेबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। वेल्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप ध्यान में रखिए दोस्तों। वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी ऐसे कि हीट इनपुट चाहिए, कितना इनपुट इनपुट, थर्मल कंडक्टिविटी, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, और अगर वो हीट प्रदान हो रही है उसमें, तो कितना डीप तक उसमें हीट एक्सपेंड करती है, ये चीजें, पार्ट क्लीन होना चाहिए, ये सब चीजें अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों, थर्मल कंडक्टिविटी, कोई भी मटेरियल यदि हीट हो रहा है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो कितनी दूर, फिर कितने टाइम तक हीट रहता है। यदि आपने कोई वेल्डिंग की, वेल्डिंग करने के दौरान पे कितना देर तक वो पार्ट हीट रहेगा, उसका अगर हीट इनपुट ज्यादा रहेगा, हीट इनपुट, तो वेल्डेबिलिटी घटेगी, वेल्डेबिलिटी घटेगी। थर्मल कंडक्टिविटी, उसके अंदर उतना गर्म रहेगा, तो उसका हीट, हीट इफेक्टेड HAZ दोस्तों, HAZ, हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, इसको बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन एरिया। जितना थर्मल कंडक्टिविटी पार्ट का अगर मटेरियल का ज्यादा रहेगा, या उसमें मतलब जितने ज्यादा गर्म रहेगा, तो हीट अफेक्टेड जोन उसका बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि उसमें वेल्ड में क्रेक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी कितना अंदर तक वो हीट इनपुट करता है। कोएफिशिएंट एक्सपेंशन जितना बढ़ेगा, वेल्डिंग की वेल्डेबिलिटी उतनी घटेगी, ये आप ध्यान में रखिए। अपना टॉपिक जो चल रहा है दोस्तों, वो इसके ऊपर चल रहा है। एक मिनट, अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, क्रेक, अंडरकट, ओवरले, लेक, स्लेग इंक्लूजन, इनकम्प्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन, वेल्ड प्रोफाइल इशू, डिस्टोर्शन, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अपना टॉपिक है। कोएफिशिएंट एक्सपेंशन हो गया। अभी अनक्लीन सरफेस, यदि आपकी सरफेस क्लीन नहीं है, यदि आपकी सरफेस क्लीन नहीं है, तो भी वेल्डेबिलिटी में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम आएगा। जो उसके गैस फ्लो हो रहा है वो उसमें प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि जब उसमें हीट इनपुट होएगा, हीट आएगी, और सरफेस में रस्ट है या अनक्लीन है, तो क्या होगा, वो उसमें हीट के दौरान पे उसका मेल्टिंग होगा, वो मेल्टिंग होगा तो उसके अंदर कुछ स्लैग इंक्लूजन हो जाएगा, या उसमें पोरोसिटी की इशू आएंगे, इसलिए क्लीन सरफेस होना चाहिए, अनक्लीन सरफेस नहीं होना चाहिए। अनक्लीन सरफेस रहा तो वेल्डेबिलिटी घटेगी, आप ये वेल्डेबिलिटी घटेगी, हीट इनपुट ज्यादा, अनक्लीन सरफेस रहा तो। अब दोस्तों, चेंज इन द माइक्रो स्ट्रक्चर, यदि ज्यादा हीट इनपुट रहा, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में, जैसे कि आपको फिर एक और मैं पिक्चर बनाता हूं। ये एक मटेरियल है, एक मिनट जरा, ये एक मटेरियल है, बना के ही बताता हूँ। ये एक मटेरियल है। तो दोस्तों, मटेरियल में अलग अलग तरीके के वो होते हैं, जैसे कि ये कोई मटेरियल ऐसा ऐसा बॉन्डिंग रहती है, ये मटेरियल ना एक बॉन्डिंग से बनता है, ठीक है ना, ये बॉन्डिंग से बन रहा है। जब इसमें हीट इनपुट दिया जाता है, तो ये जो बॉन्ड रहते हैं ना, ये बॉन्ड ये दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, और यदि ज्यादा इनपुट रहा तो वो दूर दूर फैल जाते हैं, तो जिससे कि क्रेक आने, जो आपको होता है क्रेक, या पार्ट में, पास्ट में, पार्ट के अंदर HAZ हो जाता है, हीट इफेक्टेड जोन हो जाता है, इसके कारण भी माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण वेल्डिंग का वेल्डेबिलिटी कमजोर हो जाता है, आप ये समझिए।
इसके बाद कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट की बात इसलिए करी, यदि वेल्डिंग के मटेरियल में कार्बन कंटेंट ज्यादा है, जो हम मटेरियल की प्रॉपर्टी देखते हैं ना, मटेरियल में अगर कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो मटेरियल डायरेक्टली क्रैक हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली ब्रेक। क्यों? आपने कभी मशीन टूल देखा है? आपने 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 मशीन टूल देखा है ना, मशीन जिनमें हम मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग में क्या होता है, वो बहुत हार्ड रहता है, कार्बन कंटेंट से मटेरियल हार्डनेस हो जाती है उसमें। हार्डनेस होने से क्या होगा दोस्तों, अगर इसमें जैसे कि अभी है इसका हार्डनेस, ये डायरेक्टली है ना, मतलब मेटल का है, तो जो कटिंग टूल रहता है, कटिंग टूल जो कार्बाइड बीट के उसमें कार्बाइड बीट लगाई जाती है, वो हार्ड रहता है उसमें, क्योंकि कार्बन के कंटेंट ज्यादा रहते हैं। और वो अगर ज्यादा वो हुआ है, मतलब ज्यादा कार्बन कंटेंट है, तो मशीन के टूल बनते हैं, मशीन के टूल बनने पे वो डायरेक्टली क्रेक हो जाते हैं, और इतना हार्ड रहते हैं कि वो दूसरे को है ना ग्राइंड कर देते हैं, ग्राइंडिंग कर देते, मशीनिंग कर देते हैं, और भी कई ऑपरेशन हो जाते हैं, ग्राइंडिंग हो जाती है। कब? जब कार्बन कंटेंट ज्यादा रहता है। जो भी मशीनिंग टूल बनता है दोस्तों, उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, आप ये ध्यान में रखिए। और यदि आप वेल्डिंग कर रहे हैं और उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, तो वो पार्ट में वेल्डिंग कमजोर होएगा। और कार्बन कंटेंट अगर उसमें है, और उसको कार्बन कंटेंट कम करने के लिए, उसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, उसके ऊपर शॉर्ट पिनिंग की जाती है। शॉर्ट पिनिंग करने से उसका स्ट्रेस रिलीज होता है, और उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाला जाता है। इसको ऊपर अलग से टॉपिक बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि उसका कार्बन कंटेंट, मतलब उसका हार्डनेस बढ़ जाती है कार्बन कंटेंट से। हार्डनेस बढ़ने के कारण उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाला जाता है। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल मेटल्स के पॉइंट पे से बॉल्स रहती है छोटी छोटी, वो अलग अलग उसकी बनाई जाती है, मेटल अलग अलग मटेरियल्स की बनाई जाती है। तो उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाला जाता है, और हार्डनेस की जो कठोरता रहती है उसको कम किया जाता है, जिससे कि बिल्डेबिलिटी बढ़ती है। ये आप ध्यान में रखिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर जो सर्विस में आएगा, जब वो पार्ट सर्विस में आएगा, तो उसमें क्या रहेगा, वहां पर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी हमने शॉर्ट पिनिंग से, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद उसमें ना स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाला है, आप ये समझिए। इसके बाद ये होगा है। अब दोस्तों, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ फ्यूजन क्या होता है, आप ये समझिए। जैसे कि ये एक पार्ट है, एक पार्ट ये है दोस्तों, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, इन दोनों को ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए दोस्तों, ज्वाइंट करने के लिए आपको, ज्वाइंट करने के लिए आपको यहाँ पर आपने देखा, ये वेल्डिंग हो गई है, ये वेल्डिंग हो गई रेड कलर की, लेकिन जो ये जो ब्लू पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये ब्लू वाला, इसमें क्या हुआ, इतना एरिया खाली हुआ है, इतना एरिया, इतने एरिया में वेल्डिंग ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? वेल्ड फ्यूजन, उसका फ्यूजन ही नहीं है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन है, लेक ऑफ फ्यूजन, मतलब उतने एरिया में वेल्डिंग पहुंची ही नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि ये एक मेटल है, मतलब ये एक वेल्डिंग का चित्र है दोस्तों। इसमें है ना, सिर्फ वेल्डिंग इतनी हुई है, इतनी वेल्डिंग हुई है, और ये जो इतना एरिया दिख रहा है, इसमें वेल्डिंग ही नहीं हुई है। तो वेल्डिंग नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है? इसका लेक ऑफ फ्यूजन या लेक ऑफ पेड़, मतलब कि ये जो टॉर्च एंगल है या जो वेल्डर है, इसने यहाँ पर जो वेल्डिंग की, उसके कारण क्या हुआ है, इसमें हीट इनपुट कम मिला है, और स्पीड, ट्रेवल स्पीड ज्यादा आई है, ये कॉजेस भी है। तो ये रेमेडीज भी है, हीट इनपुट इसको कम मिला है, इसलिए ऊपर ही ऊपर वेल्ड बीट बन गया है, अंदर गए ही नहीं है। इसको लेक ऑफ पेनिट्रेशन या लेक ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, और जब आप कंपनियों में काम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लेक ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है दोस्तों। तो ये होगा है आपको। और इसका रेमेडीज क्या है कि हीट इनपुट ज्यादा देना है, टेबल स्पीड कम करना है, और प्रॉपर प्रॉपर टॉर्च एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पर हीट इनपुट दे दिया तो वो अंडर कट हो जाएगा। यदि आपने हीट इनपुट यहाँ यहाँ चाहिए, और आपने यहाँ दे दिया, तो अंडर कट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। ये होगा है आपका लेक ऑफ पेनिट्रेशन और लेक ऑफ फ्यूजन। अब क्रैक,
दोस्तों क्रेक किस कारण से आता है वो आपको बताता हूं। दोस्तों हम क्रेक के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रेक वेल्डिंग में, वेल्डिंग में जब वेल्डिंग में जब क्रेक की बात आती है तो इसके ऊपर भी आपको मैं डायग्राम से ही समझाता हूं। दोस्तों यहां पर इसका भी मैं एक पिक्चर बनाता हूं, क्योंकि क्या पिक्चर बनाने से हमारे फ्रेंड्स को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या है, डायग्राम से ना लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी एक मटेरियल ये है, एक ये है। दोस्तों ये ड्राइंग भी आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि जरा मुझे वेल्डिंग का है ना क्रेक का बताइए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अभी ये वेल्ड बीड हो गई है, ये पूरा वेल्डिंग हो गया। देखिए ये पूरा वेल्डिंग हो गया, ये अंदर तक गया पेनिट्रेशन, मतलब ये पार्ट स्ट्रोंग हुआ। लेकिन इसमें एक ये लाइन आ गई क्रेक की। अब ये लाइन आ गई है, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। ये पार्ट वन हो गया, ये पार्ट वन, ये पार्ट टू। दोस्तों ये जो क्रेक आया है ना क्रेक, वो क्रेक कैसे जनरेट हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक वेल्डिंग हो गई, लेकिन एक पार्ट ही, एक पार्ट ही। अब पार्ट में क्या होता है मटेरियल में, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल है कि ये मटेरियल है कि ये की जो वेल्डिंग हुई ना, ये वेल्डिंग में यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ना, आप ध्यान से देखिए वीडियो, ये यहाँ पर वो मटेरियल जो वेल्डिंग हुआ है, वो वेल्ड फिलर मेटल उसको खींच रहा है, फिलर मेटल को खींच रहा है। और इधर पे दिख रहा है, इधर पे ये भी फिलर मेटल खींच रहा है। ये जो बीच में है ना, बीच में जैसे कि आपने मिट्टी देखा हो ना, खेतों में मिट्टी रहती है, खेतों में या जमीन पर, वो क्रेक आ जाता है, क्रेक। तो एक इस तरफ खींचता है, एक इस तरफ खींचता है, उसके बीच में क्रेक आ जाता है, क्योंकि वो दोनों तरफ को खिंचाव करता है, तो बीच में क्रेक आ जाता है। अब ये क्रेक किस कारण से जनरेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको क्रेक, ये एक तो ये होगा, इसके कारण होता है। दूसरा, दूसरा क्रेक मतलब और क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नली क्रेक, मतलब जो इंटरनली, जो वो एक मतलब विजुअली, जो विजुअल से दिख जाता है भाई क्रेक है। एक इंटरनली क्रेक होता है। क्रेक के भी कई टाइप होते हैं, लोंगिट्यूडनल क्रेक, ट्रांसफर क्रेक, टो क्रेक, फेस क्रेक, अलग अलग क्रेक होते हैं। अगर अ, जैसे कि मैं आपको एक और डायग्राम भी बना बना के दिखाता हूँ। एक ये है, एक ये मटेरियल है। दोस्तों इसमें जो ये वेल्डिंग हो रही है ना, ये वेल्डिंग हो गई। अभी इसमें है ना, ये अलग अलग वेल्डिंग हो गई, ये पूरा फील, मान लो पूरा फील हो गया है। अब इसमें है ना, अगर वेल्डिंग में ऐसा ऐसा कोई क्रेक आ जाए, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रेक। और यदि क्रेक इस डायरेक्शन में आए तो ट्रांसफर क्रेक। और यदि फेस पे क्रेक आ रहा है उसके फेस पे, तो फेस क्रेक। और यदि इस डायरेक्शन में आ रहा है, इधर इधर आ रहा है, तो टो क्रेक। ये क्रेक के अलग अलग टाइप होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ, लेकिन उसका आपको समय ये समझ में आ गया कि क्रेक का क्या रीजन होता है। जैसे आपको बताया क्रेक, अभी क्रेक के तो अलग टाइप है, लेकिन ये क्रेक हुआ कैसे। यदि वेल्डिंग में आपने सडनली वेल्डिंग हो गई, मेटल लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आएगा, लेकिन आपने इमीडिएटली उसको ठंडा कर दिया, कूलिंग कर दिया, तो क्रेक जनरेट हो जाएगा। अभी जो क्रेक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉट क्रेक, एक होता है कोल्ड क्रेक। जो हॉट क्रेक होता है ना, वो ड्यूरिंग वेल्डिंग, जैसी वेल्डिंग हो रही है उसी टाइम पे अगर वेल्डिंग में क्रेक जनरेट हो गया, तो उसको हॉट क्रेक कहते हैं। कोल्ड क्रेक, कोल्ड क्रेक उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें वेल्डिंग वेल्डिंग तो हो रही है, मतलब कि क्रेक तो हो रहा है, लेकिन क्रेक में है ना क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद, जैसे कि
सर्विस में आ गया तो उसको कोल्ड क्रैक बोलते हैं। इसके ऊपर मैं क्रैक के ऊपर एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन अपना अभी वेल्डिंग डिफेक्ट्स के ऊपर चल रहा है तो वो तो क्रैक, तो उसमें पहले से ही उसको हीट इनपुट देना है मटेरियल को, तो प्री हीट बोलते हैं उसको, पहले से ही जरा प्री हीट इनपुट देते, प्री हीट दे दिया तो उसमें कूलिंग करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से होगा और उसमें क्रैक जनरेट नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों अब हम देखेंगे अंडरकट। अंडरकट क्या होता है दोस्तों? अंडरकट किस कारण से जनरेट होता है और उसके कॉजेस क्या हैं और उसके रेमेडीज क्या है? कॉजेस, कॉजेस किस कारण से दोस्तों? अंडरकट में एक मेटल की थिकनेस 2 mm है, एक की 6 mm है। यदि 2 mm की मेटल की थिकनेस के ऊपर ज्यादा हमने करंट इनपुट दे दिया या टॉर्च एंगल उस डायरेक्शन में दे दिया तो मेल्टिंग पार्ट मेल्ट हो जाएगा, अंडरकट हो जाएगा। या फिर उसमें एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि वेल्डिंग में ज्यादा हीट इनपुट है और लो स्पीड लो स्पीड है तो भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पोलारिटी, पोलारिटी क्या होता है? डीसी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। डीसीई, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। दोस्तों इसको बताने के पहले आपको ये बताता हूं, जैसे कि ये अंडर कट है, ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में ये अंदर अंदर जा रहा है, ये अंडर कट है। मतलब कि इस डायरेक्शन में इसको ज्यादा हीट मिला है इसलिए यहाँ पर वेल्डिंग अंडर कट हो गया है, ये अंदर चला गया है। ये वेल्डिंग का मेटल है ना, ये मेटल फ्यूज होके अंदर चला गया है। ये इसका कुछ परसेंटेज रहता है, कितने परसेंटेज हमें एक्सेप्ट करना है, कितने परसेंटेज पे हमें अनएक्सेप्ट मतलब उसको क्वालिफाइड नहीं करना है। तो दोस्तों डीसीईएन की बात कर, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। दोस्तों डीसीईएन, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। यदि वेल्डिंग में मेटल का थिकनेस ज्यादा है तो हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव रखते हैं। नेगेटिव रखने से क्या होता है, जो हीट इनपुट आता है, जो पावर सोर्स से हीट इनपुट आता है वो मेटल में ज्यादा आता है, मेटल में ज्यादा आता है, क्योंकि मेटल का थिकनेस ज्यादा है। मेटल का थिकनेस ज्यादा है तो जैसे कि ये मेटल है, इसमें मेटल का थिकनेस ज्यादा है तो यहाँ पर हीट इनपुट ज्यादा चाहिए। और यदि इस मेटल का थिकनेस मेटल का थिकनेस कम है तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव 65% जो वोल्टेज या करंट, वोल्टेज और करंट का जो हीट इनपुट है वो इलेक्ट्रोड पे रहेगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोड ज्यादा फैलाना, ज्यादा उसके ऊपर हीट इनपुट देना है, क्योंकि पार्ट का थिकनेस कम है। अगर पार्ट का थिकनेस ज्यादा है तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा और पार्ट के ऊपर ज्यादा हीट इनपुट आएगा क्योंकि पार्ट का थिकनेस ज्यादा है। आप ये समझिए। अभी ये आपको समझ में आया, इसीलिए पोलैरिटी का ध्यान रखना है, हाई करंट नहीं देना है और मेटल की थिकनेस के अनुसार एज पर ड्राइंग के अनुसार स्पेसिफिकेशन आपको डिजाइन करना है दोस्तों। ये देखिए, ये हो चुका है दोस्तों। ओवरलैप, ओवरलैप में क्या होता है, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। वेल्डिंग अपने को यहाँ पर तक चाहिए थी, वेल्डिंग अपन को यहाँ तक चाहिए थी सिर्फ, लेकिन ये है ना वेल्डिंग एक्सटेंड होके यहाँ पर आ गई, तो इसको बोलते ओवरलैप। एक्सेस मटेरियल नहीं बोलते, लोग बोलते हैं इसका एक्सेस, ये एक्सेस मटेरियल नहीं। एक्सेस मटेरियल क्या होता है वो आपको बताता हूँ। ये वेल्डिंग है और वेल्डिंग यहाँ तो हो गई, इसी के ऊपर दूसरी वेल्डिंग हो गई, इसको बोलते एक्सेस मटेरियल। लेकिन यदि ये वेल्डिंग इधर आ गई तो इसको बोलते ओवरलैप, ओवरलैप बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ओवरलैप है ना इन प्रॉपर टेक्निक, मतलब कि वेल्डर जो है एक्सपीरियंस वाला नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि वेल्डिंग यहाँ तक करना है। वेल्डर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए, उसका प्रिसीजन मतलब उसके कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए वेल्डिंग के दौरान पर। उसका टॉर्च का पकड़ने का एरिया डिफाइन होना चाहिए कि किस तरीके से पकड़ना है, कितना डिस्टेंस पे पकड़ना है वेल्डिंग में। इसके ऊपर भी अलग टॉपिक आएगा अपना, लेकिन आप अभी ये समझिए कि वेल्डर को, तो जो ओवरलेप आ रहा है वो वेल्ड, अगर रोबोटिक वेल्डिंग है तो आपने प्रॉपर उसको टीचिंग नहीं किया है इसके कारण आ रहा है, या फिर जो वेल्डर है उसने सही तरीके से उसको टेक्निक नहीं है इस कारण से तो आप ये ध्यान में रखिए।
ओवरलैप प्रॉपर टेक्निक चाहिए, तो ये ओवरलैप नहीं है। अभी इसको मिनिमाइज करना है तो इसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग करने के बाद इसको ऊपर फिनिशिंग करनी पड़ेगी। ये ओवरलैप यहाँ से हो जाता है क्लियर। अब दूसरा, स्लेग इंक्लूजन। दोस्तों स्लेग इंक्लूजन क्या होता है ये आपको बताता हूँ। यदि आपने इसके ऊपर बताता हूं मैं आपको, यदि आपने ये देखा होगा वेल्डिंग के दौरान पर, वेल्डिंग करने के दौरान पर यदि एक मटेरियल है और दूसरा मटेरियल है, उसमें वेल्डिंग हो रही है, स्लेग इंक्लूजन कैसे आता है? जब मटेरियल में रस्ट है या ऑयल है या बाहर के कुछ कंटामिनेटेड है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे कि बाहर रोडों पे हम बाहर देखते हैं सड़क बनती है, रोड बनती है, तो रोड बनती है, जो जो भी उनके एम्प्लॉय रहते हैं वो रोड बनाते हैं, लेकिन बाहर के कुछ पनी आ जाती, कागज आ जाते हैं, वो रोड के अंदर चिपक जाते हैं, और फिर वो रोड तो बन जाती है, लेकिन हम कभी देखते हैं ये छत बन रही है, छत हमारी, और उसके ऊपर है ना कुछ लकड़ी आ गई है या कुछ मेटल फंस गया है उसमें या कुछ ऐसा है, या पन्नी फंस गई है, तो जब वो पूरा सूख जाता है, छत पूरा क्लीन हो जाता है, क्लीन होने के बाद हम क्या देखते हैं वहां पर कुछ है ना कंटामिनेशन आ जाते हैं, कुछ अलग से लेयर आ जाती है, और वो हमेशा रहती है। तो वेल्डिंग के दौरान पे पार्ट क्लीन होना चाहिए और पूरा एटमॉस्फेयर पेक रहना चाहिए, जिससे कि बाहर के एटमॉस्फेयर का कुछ लगे नहीं, कुछ अलग से कंटेनमेंट नहीं आए, इसके कारण वहां पर एक्सेस एक्सेस स्लेग इंक्लूजन हो जाता है। अब ये क्या है आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये बारीक बारीक कण आ जाते हैं, ये बारीक बारीक कण, इसको बोलते हैं स्लेग इंक्लूजन। इसको रिमूव करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से पार्ट को वेल्डिंग में ज्वाइन करने के पहले उसमें ये देखा जाता है किस तरीके से उसमें वो चीज बन रही है, मतलब कि यहाँ पर कुछ कंटामिनेटेड लेयर नहीं आना चाहिए आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको कवर में रखना चाहिए वेल्डिंग के दौरान पर। इससे क्या होगा, ये स्लैग इंक्लूजन से जो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी, ये जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है, इसीलिए ये चीज नहीं होना चाहिए, वेल्डेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए स्लैग इंक्लूजन नहीं चाहिए। अगर कोई छोटे छोटे पॉइंट दिखते हैं आपको तो वो स्लैग इंक्लूजन है, वो पेनिट्रेशन के दौरान पे, टेस्टिंग के दौरान पे हमें क्लियर दिखते हैं, ये इंटरनली भी रहते हैं, एक्सटर्नली भी रहते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है इनकम्प्लीट ज्वाइंट प्रिपरेशन, ज्वाइंट पेनिट्रेशन। एक मिनट, ये देखिए ये पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। इनकम्प्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन। दोस्तों ज्वाइंट पेनिट्रेशन इनकम्प्लीट, इसमें क्या होता है, ये एक मेटल है, ठीक है, तो ये जो पेनि मतलब एक नहीं, नहीं इसको थोड़ा सा अच्छे से ही बनाना पड़ेगा। एक ये है, एक ये है, लेकिन एक ये है, यहाँ पर क्या हुआ है कि वेल्डिंग तो हुई है, लेकिन ये है ना इस डायरेक्शन में, ये देखिए ये नीचे आ रही है, ये स्क्वायर ज्वाइंट है, ये देखिए ये बिल्डिंग, लेकिन ये जो अनइवननेस दिख रही है, अनइवननेस मतलब ये है ना इस डायरेक्शन ऐसा दिख रहा है, ये प्रॉपर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ये प्रॉपर ऐसा होना चाहिए था, ये एंगल में, तो इन ज्वाइंट प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो इसमें पेनिट्रेशन सही से नहीं होगा, और मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, तो पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा इसमें, मतलब इधर ऊपर नीचे होगा, तो ज्वाइंट की प्रिपरेशन से, तो ज्वाइंट प्रिपरेशन सही चाहिए, पार्ट बराबर होना चाहिए, फिक्चर पे जिग पे बराबर बैठना चाहिए अलाइनमेंट के अनुसार। अगर अलाइनमेंट नहीं हो रहा तो बैक प्लेट लगाना चाहिए, जिससे कि पार्ट बराबर फिक्स हो जाएगा। दोस्तों दूसरा है वेल्ड प्रोफाइल इशू, मतलब कि इसका ये वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग है, इसमें जैसे कि आपको ये बताएं, तो ये जो प्रोफाइल है ये देखो आगे पीछे हो रही है,
ये सही तरीके तो प्रोफाइल इशू आएगा सही तरीके से, वो तो डिस्टोर्शन का इशू आएगा और इसमें स्ट्रांगनेस नहीं बनेगी। अगर प्रॉपर जॉइंट है, अगर ये एक ही डायरेक्शन लीनियर है तो बराबर रहेगा। लीनियर है ना, एक ही डायरेक्शन में रहना, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। और नॉन लीनियर मतलब ऊपर नीचे रहेगा तो इसमें वेल्डिंग में वेल्डेबिलिटी नहीं मिलेगी, जो कि आपको बताया है। वेल्डेबिलिटी नहीं मिलेगी, वेल्डेबिलिटी यानी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो जब ये सर्विस में आएगा, मतलब ये यूज में आएगा, तो उसकी वेल्डेबिलिटी घट जाएगी। वेल्डेबिलिटी घट गई तो पार्ट क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग टाइप के डिफेक्ट जनरेट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको बताया डिस्टोर्शन क्या होता है। वेल्डिंग के दौरान पर जब आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग सही तरीके से होनी चाहिए। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये सब चीजें जो आपको पहले आप देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, हीट इनपुट, क्लीन सरफेस, इसके बाद वेल्ड प्रिपरेशन, ये सभी चीजें जो है वो डिस्टोर्शन के ऊपर ज्यादा रहता है। तो उसमें वेल्ड क्रेक आता है, पोरोसिटी आती है, अलग अलग टाइप के डिफेक्ट जनरेट होते हैं। तो सही तरीके से उसको ध्यान रखना है। और आगे चल के अपन और वेल्डिंग के ऊपर डिफेक्ट के ऊपर बताएंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।